हाँ, रामधीरज जी, आप अपना परिचय दीजिए और आप सर्व सेवा संघ से किस रूप में जुड़े हैं, कितने दिनों से जुड़े हैं, यहाँ कुल कितने परिवार रहते हैं, और जितनी मेरी जानकारी है आप सभी के अभिभावक तुल्य हैं, तो ज़रा विस्तार से बताएं देखने वालों को। कि मेरा नाम रामधीरज है। मैं 1974 में आया था जेपी आंदोलन में। तब से मैं गांधी विचार के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ और सर्व सेवा संघ से मेरा जुड़ाव है। इससे पहले आज़ादी बचाओ आंदोलन से और उससे पहले जयप्रकाश जी संगठन छात्रवाद संगठन से मेरा जुड़ाव रहा है। बाद के दिनों में जो किसान आंदोलन हुआ और अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें भी मैं गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना अच्छा लगता है। अच्छा इस सेंस में मैं ये जानता हूँ कि लोग पुलिस से, शासन से डरते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने में लोग डरते हैं। मैं अन्याय के खिलाफ हर कीमत पर लड़ना चाहता हूँ। इसलिए जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, और यहाँ का अन्याय तो मेरे सामने ही हमारे नहीं, ये रामधीरज जी, खास करके आप इस पहलू पर जोर दीजिए कि जो लोग यहीं आँख खोले हैं, यहीं पैदा हुए हैं, या 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में आए हैं, क्या कहते हैं, जैसे वो संजय सिंह जी, तो एक लंबा अरसा गुजारने के बाद यहाँ के पशु पक्षियों से, यहाँ के परिवेश से, यहाँ के माहौल से, अब यहाँ मुनिजा भी रहती हैं, मुसलमान हैं, संजय सिंह रहते हैं, क्या कहते हैं, ठाकुर हैं, जागृति जी हैं, ब्राह्मण के घर जन्म हुई हैं, बाकी लोग अलग अलग जातीय पृष्ठभूमि के हैं, तो गंगा जमुनी संस्कृति रही है। तो अगर वो कहीं और जाते हैं, अगर मजबूर हुए, अगर सरकार उन्हें बसा भी देती है या दूसरी जगह दे भी देती है, तो जिस परिवेश को उन्होंने जिया है, जिसके साथ उनके रागात्मक संबंध रहे हैं, यानी मनुष्य की जो पीड़ा रही है, क्या कहते हैं, उस नज़र से आप चीज़ों को देखें और क्या कहते हैं, बाकी लोगों को महसूस कराने की कोशिश करें। देखिए, मैं इस संदर्भ में 3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये जो जगह है, जो हमारे साथी रह रहे हैं, तो लंबे समय से स्वाभाविक है, कोई भी किसी जगह पर रहता है, उस जगह जुड़ाव होता है। और ये तो एक ऐसा परिदृश्य है कि ये जगह नहीं बल्कि एक आश्रम है, और एक दौर में तो ये जगह है सामूहिक प्रार्थना का, सामूहिक प्रयोग का, यहाँ तक कि साझा चूल्हे का भी यहाँ प्रयोग था। तो वो ये जगह है। इसलिए जिन भी लोगों की ये सोच थी कि हमको सामूहिकता और सामाजिकता के साथ और सामुदायिक जीवन जीना है, वो लोग यहाँ भी रह रहे थे और आज भी हैं। लेकिन अभी का जो संदर्भ है वो ये है कि ये सरकार, जब ये ज़मीन ली गई थी, तब भी विनोबा जी की कल्पना थी। यहाँ से गुजरते हुए ही विनोबा जी ने अचानक बात कही, जो संत थे उन्हें कुछ आभास हुआ होगा। उस आभास के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ एक साधना केंद्र बनाओ और राजा से कहो कि ये ज़मीन हमको दान दे दें। जब राजा के पास गए तो मालूम हुआ कि राजा की ज़मीन नहीं है। फिर हुआ नगर निगम की ज़मीन नहीं हुआ होगी, फिर नगर निगम से पूछा गया, उनका भी नहीं था। फिर हुआ भाई सेना की होगी, मालूम, फिर रेलवे का होगा, रेलवे ने कहा नहीं मेरी ज़मीन नहीं है। फिर हुआ सेना की ज़मीन है, फिर मालूम हुआ कि सेना की ज़मीन है, लेकिन सेना ने कुछ दिन पहले ही रेलवे को दिया है, रेलवे को भी पता नहीं था। वो ज़मीन हमने जांच करके, देख करके, पता करके तब उसको किया है। और आज रेलवे दावा कर रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। जिस रेलवे को पता भी नहीं था वो दावा कर रहा है, और वो रेलवे आज हमको उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं इसमें दोषी रेलवे को भी नहीं मानता हूँ। हाँ, रामधीरज जी, एक बात ये बताएं कि यहाँ आप अकेले रहते हैं या आपका कोई परिवार है? नहीं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से अकेले ही। मैंने घर बनाया भी नहीं, घर बसाया भी नहीं। अच्छा, तो यानी पूरी तरह से आप गांधी विनोबा के आदर्शों को ज़मीन पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो एक बात ये बताएं कि इस परिसर में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके बच्चों ने यहाँ जन्म लिया है, और जैसे मान लीजिए अगर नाम लेकर कहें तो संजय सिंह जी गरीब परिवारों को चिकित्सा सुविधा देते हैं, और जाहिर सी बात है उस तरह से कमाते नहीं हैं। जी। तो अगर मैं एक अप्रिय संभावना की बात कर रहा हूँ, अप्रिय आशंका की बात कर रहा हूँ, अगर उन्हें इस परिसर छोड़ना पड़ा तो उनके लिए तो आवास की भी समस्या होगी। जी। तो क्या कहते हैं,
ये जो मानवीय संकट है, हम्म। इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदमी जो लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सरकार उजाड़ने की कोशिश कर रही है और इतना भी समय नहीं दे रही है कि आप अपने सामान को हटा लें, कर लें। जैसे पिछला अगर आप देखें जो उन्होंने नोटिस दिया है, 27 तारीख को नोटिस दिया है और उन्होंने कहा 30 को आप ये परिसर खाली कर दीजिए, जबकि उसके बाद बकरीद थी और संभव नहीं था। हम लोग इसी तरह से भाग करके हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से निवेदन किया कि भाई आप हमको कम से कम इतना तो कर दीजिए, भाई तोड़ फोड़ न करें। बाकी जो हमारे कागजात हैं, मुकदमे चले, हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तोड़ फोड़ तुरंत तो न करें। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट को भी उन्होंने अप्रोच किया सरकार ने, और हाई कोर्ट ने भी टर्न डाउन कर दिया, कहा कि आप निचली अदालत में जाइए। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी निचली अदालत के बाद बाद उन्होंने निचली अदालत की कहा। हम निचली अदालत में आ गए हैं, आज निचली अदालत में सुनवाई हुई। निचली अदालत यानी कहाँ, किस कोर्ट में? दीवानी में, ये जो सिविल कोर्ट जिसको कहते हैं। जाहिर सी बात है वो स्थानीय प्रशासन की पूरी तरह से कैद में होती है। बिल्कुल बिल्कुल कैद है और वो कुछ भी सुनने वाले नहीं है, इसलिए तो हम भाग कर गए थे, क्योंकि पहले भी बात थी। क्योंकि ये मामला आया ही इसीलिए कि एक तो बहुत मज़ेदार और हंसी वाली बात है कि जो भी दर्शक आपके देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनका सबका अनुभव होगा कि अगर आपका मोबाइल खो जाए या कोई पेन भी खो जाए, कोई भी चीज़ खो जाए, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन ले करके, तो उसमें आपका पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, फ़ोटो सब लेते हैं, आधार कार्ड, तब जा कर के वो दर्ज करते हैं, वो भी नहीं दर्ज करते। लेकिन एक महामहिम जिनको आज तक अभी कोई जान नहीं पाया, इस मोहल्ले में भी पूछा, कहीं भी पता नहीं लग पाया है, मुइनुद्दीन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 लाइन की एप्लीकेशन दिया है और जिसमें ये कमिश्नर साहब को कहा कि ये ज़मीन रेलवे की है, गलती से सर्व सेवा संघ के नाम से चढ़ गई है, इसका जांच करवा करके रेलवे के नाम करने का करें। उस महान पुरुष के 3 लाइन के एप्लीकेशन पर तुरंत जांच शुरू हो गई। रेलवे ने आनंद फानन में विदिन वीक जांच कर ली और उसमें लिख दिया कि बिल्कुल इनकी बात 100% सही है, ये तो सर्व सेवा संघ कहीं है ही नहीं। जो सर्व सेवा संघ के नाम से ज़मीन है वो कूट रचित दस्तावेज से लिया गया है। इसलिए एसडीएम साहब ने भी उसकी तुरंत रोज़ सुनवाई करके उसको किया और इतना भी धैर्य नहीं, 1 सप्ताह में उन्होंने सर्व सेवा संघ का नाम काट करके और उसमें उन्होंने रेलवे का नाम चढ़ा दिया है। जबकि मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, रेलवे के भी रिकॉर्ड। ये बताइए 25 जुलाई को क्या क्या कार्यक्रम करने की योजना है, उसका प्रचार कैसे कर रहे हैं? 25 जुलाई को तो ये है कि यहाँ ज़िले के काफ़ी लोग आ रहे हैं, अगल बगल के ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं और मेधा पाटकर ने भी कहा है आने के लिए और संदीप पांडे जी भी आ रहे हैं, रघु ठाकुर आ रहे हैं, देश के और भी कई ऐसे नामचीन लोग आ रहे हैं। और स्थानीय में कौन आएंगे? स्थानीय में कांग्रेस पार्टी के हैं, सपा के हैं और आप पार्टी के हैं और अपना दल के लोग हैं। अच्छा, ये सारे लोग आ रहे हैं, सबका समर्थन है। सीपीआई सीपीएम वाले भी आ रहे हैं? सीपीएम सीपीआई से भी बात नहीं हुई है, हमारे साथी गए हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन वो भी आएंगे क्योंकि जो व्यक्तिगत बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा कि हम ज़रूर आपके साथ आएंगे, लेकिन ये बात कल तक फाइनल हो जाएगी। और 25 को कितने लोगों के मतलब जुटने की उम्मीद है? हमने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह का जगह भी नहीं है, लेकिन फिर हमें मान रहे हैं कि 1000-1500 लोग आ जाएंगे। हाँ, स्थानीय अगल बगल के गाँव से भी बुलाया है क्योंकि दरअसल ज़्यादा जगह भी नहीं है, फिर लोग आते हैं तो उनके रहने, खाने, पीने, ठहरने की भी तमाम तरह की असुविधा होती है। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सामान हो जाते हैं, लेकिन रहने की थोड़ी असुविधा। यहाँ सर्व सेवा संघ में आपकी भूमिका क्या है इस समय? मेरी भूमिका तो देखिए ऐसा है कि मैं बेसिकली जब जेपी आंदोलन में आया था तब भी मैं आंदोलन का व्यक्ति था। तो जो देश भर में सर्व सेवा संघ के और ख़ास तौर से यूपी और बनारस में जो कार्यक्रम होते हैं उसके संयोजन और संचालन की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर वैधानिक तौर पर अगर आप कहेंगे
तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल। हाँ, जो सर सेवा संघ की जो प्रादेशिक इकाई होती है उसको सर्वोदय मंडल कहते हैं। तो सर्वोदय मंडल का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ कितना समय दे देते होंगे बनारस में महीने में? कि मैं इस समय तो करीब 62 दिनों से लगातार यहाँ हूँ, हाँ, कहीं गया नहीं हूँ। हाँ। और वैसे भी 10 दिन 15 दिन मैं यहाँ आमतौर पर रहता हूँ, बाकी देश भर में जाना होता है। गांधीवादी उसूलों का प्रचार करते हैं। जी जी।